गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। मैं भूमि वाजपेयी अपने को एंकर आयुष सचिन के साथ महाराजा अग्रसेन कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म की तरफ से आज प्रस्तुत हुई हूँ। हमारे साथ आज जुड़े हैं नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के एडिशनल डीसीपी सुबोध गोस्वामी जी, जो कि डायनिस पुलिस ऑफिसर भी हैं। तो चलिए जवाब सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया सिविल सर्विस में जॉब के लिए, या फिर कहें सर्विस ऑफ नेशन के लिए? ये बचपन से हमने अपने आसपास जिन अधिकारियों को देखा या सेवाओं के लोगों को देखा, तो उसमें सबसे ज़्यादा पुलिस ऑफिसर को देखा। तो पुलिस में जाने का बचपन से मन था, लेकिन सबसे ज़्यादा इंस्पायर मेरे दादाजी ने किया। आदरणीय एवं स्वर्गीय श्री बुद्धराम गोस्वामी जी, वो हमेशा कहते थे कि नौकरी जो भी करनी है वो बेल्ट वाली करनी है। तो देश की सेवा के लिए जो विजुअल जो फोर्स है वो पुलिस या पैरामिलिट्री या मिलिट्री फोर्स, तो दादाजी का हमेशा मुझे कहानियाँ सुनाना, या पूरे परिवार के जो हम बच्चे थे उन सबके साथ अपनी वो एक्सपीरियंस शेयर करते थे। तो चूँकि सोसाइटी के अंदर पुलिस का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, न्याय ऐसा कहा भी जाता है कि जो न्याय की जो शुरुआत है वो पुलिस से होती है। तो दादाजी कहते थे कि नौकरी करनी है तो पुलिस की करनी है बेटा, वरना घर पे और कोई काम करना। तो दादाजी के आशीर्वाद से मुझे बहुत ज़्यादा झुकाव था इस सेवा में आने के लिए। ठीक है। तो जैसे कि आपने कहा कि आपने जर्नलिज्म भी करी, अपनी बैचलर्स आपने जर्नलिज्म में करी, फिर आपने स्विच करा आईपीएस ऑफिसर में, तो आप साथ ही करते थे, या जर्नलिज्म करने के बाद आपको हुआ कि अब आईपीएस की मैं तैयारी करता हूँ, सिविल सर्विसेज की तैयारी करता हूँ? देखिए, बड़ी ईमानदारी से बताऊंगा, जब मैं कॉलेज में था तो उस समय जर्नलिज्म काफ़ी बूम पे चल रहा था। तो मन करता था कि टीवी में देखते थे हम, रोज़ नए नए एंकर आते थे, तो मन किया कि भाई मुझे भी तैयारी करनी चाहिए जर्नलिज्म के लिए। तो एक छोटा सा टेस्ट होता था भारतीय विद्या भवन से, मैंने उसको दिया और उसमें नंबर आ गया। तो भारतीय विद्या भवन से 1 साल का जर्नलिज्म प्रोडक्शन का मिक्स कोर्स था वो, तो वो कोर्स किया। लेकिन तैयारी करते करते कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये था कि सिविल सर्विस का मन था। तो चूँकि सिविल सर्विस में एज का क्राइटेरिया है, जर्नलिज्म में ऐसा नहीं है। इवन जर्नलिज्म में आपके पास जितनी नॉलेज होगी उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे आप, ठीक है। तो मुझे लगा कि अभी मुझे पढ़ना चाहिए, अभी इतनी जल्दी करियर सेटल करने की तरफ नहीं सोचना चाहिए। तो जिस दिन मैं सर्टिफिकेट लेके आया जर्नलिज्म का, मैंने अपनी माँ को दिया सर्टिफिकेट और उनसे बोला कि माँ, मैं अब तैयारी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे अलाउ किया कि कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर है। तो फिर मैंने तैयारी की। थैंक यू सर। सर, मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि नाउ दैट यू हैव अचीव्ड दिस पोजीशन एंड दिस पोस्ट, so sir, how do you see it, as a sense of privilege or as a sense of administration? देखिए, निश्चित तौर पे ये प्रिविलेज का भी मैटर है और अचीवमेंट भी है। क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा कि आपको बहुत बड़ी चीज़ शुरुआत में लगती है कि ठीक है, आपने एक एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, लेकिन जिस मोमेंट आप सेवा में आ जाते हैं तो एक जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है। अब आप लोग ही जब आप वेट कर रहे थे तो आपने देखा था बहुत सारे कंप्लेनेंट आ रखे थे। तो मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि मैं उन लोगों के साथ न्याय कर पाऊँ, कि केवल वो अधिकारी मैं नहीं बनना चाहता कि आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, बहुत खुश हैं, कंप्लेनेंट या बाहर जो शिकायती हैं उनको दिक्कत हो रही है, थानों में न्याय नहीं हो पा रहा, सुनवाई नहीं हो पा रही। तो हमारा काम है कि पूरी मॉनिटरिंग करना और न्याय करवाना। तो सेंस ऑफ प्रिविलेज भी है और अदर साइड देखा जाए तो अचीवमेंट के तौर पर भी है। थैंक यू सर। सर, हाल ही में भी G20 हुआ था, तो आप पुलिस कर्मियों ने एकदम अहम किरदार निभाया था, और भारतीय नागरिक की होने पर हमें बहुत गर्व भी हुआ था कि हमारे देश ने इतना बड़ा सम्मेलन आयोजन किया। तो एक अहम भूमिका निभाने के साथ साथ बहुत कठिनाइयाँ भी आपने झेली होंगी, तो कैसी कठिनाइयाँ आपने झेली थी, और फिर उस समय में आपने अपना मनोबल कैसे बनाए रखा? देखिए, G20 भारत देश के लिए एक गौरव की बात थी। एक बहुत बड़ा आयोजन हमारे देश में हुआ, जिसका सारा क्रेडिट हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। और उस कारण हमें एक नया एक्सपीरियंस करने का अनुभव मिला, क्योंकि उससे पहले हमने इतने बड़े इवेंट में कभी लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी नहीं की थी। तो जो मुझे उस पर जिम्मेदारी मिली थी वो एंटी टेरर की थी। तो एंटी टेरर के अंदर बहुत सारे कमांडोज़ वगैरह, QRTs वगैरह, जो क्विक रिस्पॉन्स टीम होती हैं, वो लगानी होती हैं। तो वो पूरे कमांडोज़ के साथ हमने पूरे तैनात थे हम। और चुनौतियों की बात ये थी कि चूँकि पुलिस का अरेंजमेंट जो है वो समय से काफ़ी पहले लगता है। जैसे सुबह 3 बजे हमारी पोजीशन होती थी वहाँ पे, तो उसकी कई सारी रिहर्सल होती हैं, बहुत सारी रिहर्सल करनी पड़ती हैं।
लेकिन एक गौरव था, एक अंदर एक जुनून था, एक अंदर बहुत खुशी आशावाद था हमारे अंदर कि भाई एक देश का इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है जिसमें 20 से अधिक देश उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमें अपना बेस्ट करना था। सारे हमारे स्टाफ बहुत मोटिवेटेड थे इस बात को कि हमें अच्छा करना है, अंतर्राष्ट्रीय इवेंट है, कोई भी छोटी सी भी इस पर मिस्टेक एक्सेप्टेड नहीं होगी। तो इस कारण एक प्राइड के तौर पे देखा गया उसको, और बिल्कुल भी उसमें कभी कोई थकान या कोई इस तरीके से नेगेटिविटी नहीं थी। बहुत अच्छे से लड़कों ने इंतज़ाम किया। तो उसका सबसे बड़ा हमें मतलब एज ए अप्रिसिएशन के तौर पे आदरणीय जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने एक स्टाफ के लिए एक डिनर भी आयोजित किया, तो जिसमें हमारे स्टाफ ने उसमें भागीदारी की और बहुत गौरवान्वित महसूस किया। सर, अब जैसे आपने बताया आपने आईपीएस क्लियर किया है, तो अब जो आने वाले जनरेशन है, जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं जो आईपीएस में, आईएएस में या फिर सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, उनके बारे में सर आप उनको क्या प्रोत्साहन के लिए, उनको मोटिवेशन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उनको या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? ये सवाल आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है, और चूँकि आपने सिविल सर्विस के रिगार्डिंग पूछा है, सिविल सर्विस मात्र एक नौकरी नहीं है। वास्तव में सच्चाई है, ये देश की सेवा करने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। भारत एक देश जो है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जैसे हम बोलते हैं, इधर सौराष्ट्र से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जब हम बात करते हैं, यहाँ बहुत बड़ा देश है और गाँव का देश है। केवल दिल्ली के आसपास जो हम चकाचौंध देखते हैं वैसी चकाचौंध गाँव में नहीं है। बहुत अंतराल है, गरीबी का गैप है, अमीर और गरीब का गैप है, शहर और गांव में बहुत गैप है, सुविधाओं का गैप है। तो जो सिविल सर्विस का जो आपने क्वेश्चन किया युवाओं के लिए, तो मेरे जो युवा जो टारगेट हैं वो गांव के युवा हैं, वो जनजातीय क्षेत्र के युवा हैं, युवा युवतियां दोनों। वो मतलब जम्मू कश्मीर के भी हो सकते हैं, छत्तीसगढ़ के जहाँ जनजातीय क्षेत्र है, जहाँ कोचिंग की सुविधाएँ नहीं हैं, जहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मेरा टारगेट उन युवाओं को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि कभी हिम्मत ना हारें। कोई भी व्यक्ति, कोई भी विद्यार्थी अगर सच्चे मन से मेहनत करेगा तो निश्चित तौर पे परिणाम आएगा। इसका कोई सीक्रेट, ऐसा कोई गुप्त सीक्रेट नहीं है। सीक्रेट हार्ड वर्किंग है और सही लाइन में ट्रैक हमें सही पकड़ना है। अगर हम ट्रैक जीवन में सही पकड़ेंगे तो मंजिल मिलनी तय है। अगर हम ट्रैक हमने गलत पकड़ लिया, कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी मैनेजमेंट कर लो, मंजिल नहीं मिल सकती, क्योंकि उसका लक्ष्य ही कुछ और है, वो ट्रैक किसी और रास्ते पे जा रही है। तो चूँकि हमारा देश, मैंने जैसे कहा कि बहुत विविधताओं से भरा हुआ है, अलग अलग वर्गों का है, तो हम चाहते हैं कि यार चूँकि इसके बाद जैसे आप पुलिस ऑफिसर बनते हैं, अधिकारी के तौर पर आप कई सारे थानों पर सुपरविज़न करते हैं, तो आम जनता कहीं ना कहीं अभी भी थानों में जाने से हेजिटेट हो रही है, उतना न्याय नहीं मिल रहा। तो जो आम वर्ग का बच्चा आएगा, मेन स्ट्रीम में आएगा, तो उसने दुख को देखा है। जैसे आपने मुंशी प्रेमचंद जी का अगर उपन्यास पढ़ा होगा तो उसमें तकलीफ़ों को जैसे दिखाया गया है, कि एक देखा हुआ दुख, एक भोगा हुआ दुख होता है, देखा हुआ सच और भोगा हुआ सच। तो आज के समय में सिविल सर्विस के अंदर ऐसे युवाओं का आना बहुत ज़रूरी है जो गाँव से बिलोंग करते हैं, देहात से, जहाँ सुख सुविधाएं नहीं है, जहाँ बहुत उत्पीड़न है, उस तरीके से है, तो वो आए मेन स्ट्रीम में। मैं चाहता हूँ उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरणा मिले। वो बिल्कुल ये ना सोचें कि भाई शहर के लड़कों का ही दबदबा है या किसी खास वर्ग का दबदबा, ऐसा नहीं है। उनको भी इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए, उन लोगों को मेन स्ट्रीम में आने का पूरा हक है। और चूँकि उन्हीं का मतलब सिविल सर्विस के माध्यम से वो अपने समाज के लिए, अपने वर्ग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा भला कर सकते हैं और उत्पीड़न न्याय की तरफ, मतलब उत्पीड़न से बचा सकते हैं, न्याय की तरफ ले जा सकते हैं। सर, जैसे आपने अभी कहा कि आम जनता हेजिटेट होती है अभी भी पुलिस थानों में आने के लिए, तो आम जनता की नींव आज भी भयभीत है पुलिस थानों में आने के लिए, उसके चक्कर काटने के लिए। तो आपको क्यों लगता है वो भय अभी भी हम आम जनता में क्यों है? हाँ भूमिका, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। फिर से मैं बोलूँगा, एक्चुअली पुलिस के अंदर कौन आता है बताऊँ? पुलिस के अंदर भी आम जनता ही आती है। पुलिस में जो सेवा दे रहे हैं वो भी आम लोग ही दे रहे हैं, हमारे ही परिवार के, आपके परिवार के, हम सब के परिवार के लोग सेवा दे रहे हैं। क्या है ऐसा जो आदमी इधर आने के बाद अपने अंदर एक नया व्यवहार ले आता है, उसके व्यवहार में अंतर आ जाता है? ऐसा क्या? तो कहीं ना कहीं ये समाज का विषय है, चिंतन का विषय है, ये किसी एक पुलिस विभाग का नहीं है। क्या अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप मेडिकल फील्ड के अंदर अगर आप जैसे आप जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, तो क्या आप वहाँ पे उन कर्मचारियों के व्यवहार से संतुष्ट हैं? मेडिकल ऑफिसर से, डॉक्टर के व्यवहार से संतुष्ट हैं? अगर आप एमसीडी जाते हैं तो क्या आप वहाँ पे उनके व्यवहार से संतुष्ट हैं?
तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे भी थोड़ा सा निराशा मिलती है आम तौर पे। तो सभी डिपार्टमेंट में सुधार की ज़रूरत है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि व्यवहार निश्चित रूप से एक चुनौतीपूर्ण हमारी मतलब देखा गया है कि लोगों के अंदर एरोगेंसी आती है, लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि जब तुम उस साइड थे तो तुम्हें भी न्याय के लिए लाइन में लगना पड़ता था, भटकना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं चिंतन का विषय निश्चित तौर पे, मैं ये नहीं कहता कि समस्या नहीं है, लेकिन आजकल आप जैसे युवा हैं, हमारे जैसे जो युवा आते हैं, वो चाहते हैं कि भाई हम कुछ काम करके दिखाएं, लोगों को न्याय मिले। तो इसीलिए समाज के जो पिछले लाइन में जो सबसे आखिरी वाला जो व्यक्ति खड़ा है, उसको जरूर हमें फोकस करना चाहिए। अगर वो आगे आएगा, जैसे आप सभी लोग ईश्वर के आशीर्वाद से बहुत संपन्न परिवार से आते हैं, बात अच्छी बात है, तो हमने सब सुविधाएं देखी हैं। आप कोचिंग कर सकते हैं, आप अच्छे अच्छे बुक्स कर सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, मैगजीन ला सकते हो, इंटरनेट की सुविधाएं ले सकते हो, ठीक है। तो आप उस चीज़ को नहीं महसूस कर सकते कि जो इन सुविधाओं से वंचित बच्चा है, तो उन बच्चों को भी मतलब आना चाहिए आगे, उनके लिए भी सुख सुविधाओं की सरकार को या किसी भी तरीके से व्यवस्था हो गई, तो वो लोग जब सिस्टम के अंदर आएंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस पब्लिक की बढ़ेगी, क्योंकि वो महसूस करते हैं कि लोगों को क्या दुख तकलीफ होती है। जिसने दुख कभी महसूस ही नहीं करा कि लाइन में लगते हैं कैसे, जिसका अप्रोच है उसे फ़ोन से काम हो जाता है कि जी हमारा फलाना बच्चा आ रहा है, उसका ये काम है, तो उसको महसूस ही नहीं होगा कि कैसे काम होगा, कैसे बात करनी है, किससे कैसे मिला जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा अंतराल है, लेकिन धीरे धीरे अब मैं देख रहा हूँ ये गैप ख़त्म हो रहा है, लोगों को में जागरूकता आ रही है, और अवेयरनेस बढ़ने से लोगों की थानों के अंदर अप्रोच निश्चित तौर पे बढ़ रही है। अब सरकार ने, भारत सरकार ने भी हाल ही में एक कंप्लेंट एक पोर्टल बनाया है, तो जिसमें आम आदमी घर पे बैठे अपनी शिकायत कर सकता है नेट के थ्रू। तो पीएमओ के अंदर शिकायत कर सकते हो आप। ऐसे ही बहुत सारे मुख्यमंत्रीज ने भी अपने अपने उसके अंदर ऐसा सीएम पोर्टल बनाया है। तो जब ये लोग जागरूक होंगे धीरे धीरे, तो निश्चित तौर पे सुधार होगा और लोगों की भागीदारी बढ़ेगी। सर अभी आप ही के ओल्डर केस के बारे में बात करना चाहूँगा। अभी रिसेंट ही हुआ था कि आपने एक भजनपुरा में एक मंदिर था और एक ऑब्वियसली बात है मॉस्क का टॉम था। आपने उन दोनों को हटवाया, लेकिन बहुत रिस्पेक्टफुली और बिना, आई थिंक मेरे को नहीं लगता कोई राइट्स हुए या किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट करे आपने करवाया, और रिस्पेक्टफुली हुआ। सब पेपर में भी आया था इसके बारे में। सर आपने आप उस टाइम आपके स्टेट ऑफ माइंड क्या था, उस टाइम आपके दिमाग में क्या चल रहा था, इतना पीसफुली आपने कैसे करवा दिया सर? इस बारे में जानना चाहेंगे। जी, जिस दिन ये घटना हुई, जिस दिन ये डेमोलिशन का प्रोग्राम आयोजित होना था, तो उससे एक दिन पहले हमने सारी तैयारी कर रखी थी। बड़ी ईमानदारी से सच्चाई बताना चाहता हूँ, उस रात मुझे सच में नींद नहीं आई थी। और धर्म, ईश्वर, खुदा, भगवान सब, क्योंकि जब आप सच्चे अर्थों में भगवान को महसूस करते हो तो आप ये समझते हो कि वो सब जगह है और सभी में है, मॉस्क हो या मंदिर हो, सब कुछ। क्योंकि धर्म व्यक्ति की आस्था का विषय है। मंदिर चाहे कहीं पर भी हो, चाहे वो सड़क के किनारे बना रखा हो या एक अलग जगह लेकर बना रखा हो, लोगों की आस्था का विषय है। और ऐसे पुलिस ऑफिसर या पुलिस प्रशासन के तौर पर अगर हम देखें तो हम अल्टीमेटली जनता की सेवा के लिए, मेरा ये बिल्कुल मानना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा एक ही लक्ष्य है कि यार मैं जितने से ज़्यादा लोगों के लिए अपनी सेवा डिलीवर कर सकता हूँ, मुझे वो करना है। तो यहाँ वर्दी स्टार लगाने का मतलब, गाड़ी घोड़े का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यार हम यहाँ पे मतलब कोई राजा महाराजा नहीं है। हमें ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, हम उनके लिए भर्ती हुए, उनकी सेवा के लिए। तो पहले तो ये दिमाग में हमेशा ही सेवा भाव रहा है, चाहे वो ये वाला मैटर था, इससे पहले भी हमने बहुत परमात्मा के आशीर्वाद से अच्छे काम किए हैं। तो जिस दिन ये मैटर था तो पहले हमने लोगों से बातचीत की। बातचीत के बाद उनको समझाना चाहा कि भाई सरकार का आदेश है और इसमें इस तरीके से ऑर्डर निकला हुआ है, तो मंदिर को हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ निर्माणकारी योजनाएं वहाँ पे हैं, सड़क वगैरह का चौड़ीकरण होना है उसमें। तो उनके साथ वार्तालाप करके रिस्पेक्टफुली हम खुद उसमें लगे, मैं और मेरे साथी जितने भी थे पुलिस के साथी, हमने सभी को आदर के साथ मूर्तियों को वहाँ से स्थानांतरित किया। तो मैंने तो उनके साथ बल्कि हमने ये कहा कि बल्कि मंदिर तोड़ा नहीं जा रहा है, ये मंदिर स्थानांतरित किया जा रहा है। भगवान सभी जगह हैं, लोगों की आस्थाओं का सम्मान किया जाएगा और लोकतांत्रिक देश है हमारा। तो इसी प्रकार से मॉस्क का भी दूसरे समुदाय के लोगों को भी प्यार से समझाया गया कि भाई ये सबके हित के लिए काम किया जा रहा है, बिना किसी भेदभाव के काम किया जा रहा है। तो वहाँ के समाज के लोगों ने भी साथ में भागीदारी की। आप देखेंगे उसमें पुलिस के साथ आम जनता भी शामिल थी और जनता ने मिलकर उसको हटवाया। तो ये एक प्रकार के मैं देखता हूँ पुलिस पब्लिक रिलेशन जो आपके मजबूत होंगे तो ऐसे कोई भी काम होंगे वो हमेशा मतलब सफल होंगे, और ऐसे में कभी कोई राइट की सिचुएशन तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जनता आपके साथ है।
जनता को आपको एक विज़न दिखाना होगा, उन्हें समझाना होगा कि ये काम क्यों हो रहा है। तो जब हम जनता से वार्तालाप करेंगे खुले मन से तो निश्चित तौर पे उनका सहयोग मिलेगा। तो हमें इस मामले में भी पूरा सहयोग मिला था, लेकिन निश्चित रूप से संवेदनशील मामला था और धार्मिक मामला होने के कारण थोड़ा सा गंभीरता थी उसकी बहुत ज़्यादा, लेकिन प्रभु की कृपा से और जनता के सहयोग से सब अच्छा हुआ। सर, आज आपने अपनी सरल भाषा से हमें बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोत्साहित करा। सो थैंक यू अपना वैल्यूएबल टाइम हमें देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप बहुत अच्छे एंकर और जर्नलिस्ट बने, पत्रकार बने देश के। मुझे खुशी होगी जब मैं टीवी पर आप लोगों को देखूंगा, है ना। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।